हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वैदिक एज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पार्ट 1 में हमने वैदिक एज का इंट्रोडक्शन, वैदिक एज कब शुरू हुआ, उसका टाइम पीरियड एंड 4 वेदास जो कि हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा को डिटेल में कवर किया था। आज के पार्ट 2 में हम वैदिक एज के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में डिटेल से समझेंगे, जो कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, पंजाब पुलिस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी डिले के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का बीच का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ना सिस्टम की। अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल था। लोगों का वर्ना उनके काम के हिसाब से होता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये सिस्टम बर्थ के बेसिस पर हो गया और काफ़ी स्ट्रिक्ट बन गया। अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो शुरुआत में लोगों का मेन काम पशुपालन था, लेकिन बाद में एग्रीकल्चर यानी खेती सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गई। अब वुमेन की पोजीशन देखते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन को एजुकेशन मिलती थी और सोसाइटी में उनका काफ़ी रिस्पेक्ट था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उनकी पोजीशन धीरे धीरे कम होने लगी। रिवर्स में भी चेंज देखने को मिलता है। अर्ली वैदिक पीरियड में इंडस और सरस्वती रिवर सबसे इम्पॉर्टेंट थी। इंडस रिवर सबसे इम्पॉर्टेंट थी और सरस्वती को स्केर्ड रिवर भी कहा जाता है। गंगा रिवर का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था लेटर वैदिक पीरियड में। सरस्वती रिवर को अर्ली वैदिक पीरियड में नादितामा, दावितामा एंड अम्बितामा कहा गया था। इसका मतलब है सबसे अच्छी नदी, डिवाइन रिवर और माँ के समान नदी। अब सेटलमेंट्स की बात करें तो शुरू में आर्यन साप्ता सिंधु रीजन में रहते थे। बाद में वो गंगा वैली की तरफ बढ़ने लगे और वहीं नए सेटलमेंट्स डेवलप हुए। सोसाइटी भी बदल गई। अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल सोसाइटी थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बड़े बड़े किंगडम्स बनने लगे और महाजाना पांडास की डेवलपमेंट शुरू हुई। रिलीजन की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में पूजा और याचना काफ़ी सिंपल थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में रिचुअल्स और याचना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद को वेदास की फिलोसफिकल बुक्स कहा जाता है। इनमें लाइफ और नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टीचिंग्स दी गई हैं। उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। वेदांता का मतलब होता है एंड ऑफ द वेदास, क्योंकि ये वेदास का लास्ट पार्ट होता है। उपनिषद शब्द का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए इनमें गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत के थ्रू नॉलेज दिया गया है। उपनिषद एक संस्कृत वर्ड है। टोटल 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट इज मोक्षा, यानी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का कंसेप्ट है। सबसे पहले उपनिषद में एक्सप्लेन किया गया था। नंबर सेकंड इज काथोपनिषद में यामा और नास्तिकता के बीच का फेमस डायलॉग मिलता है। यह डायलॉग लाइफ और डेथ के बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज देता है। नंबर थर्ड इज बृहद्रण्यका उपनिषद में यज्ञवल्क्य और गार्गी का जिक्र मिलता है। दोनों उस समय के बहुत बड़े स्कॉलर्स थे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिसका मतलब है अंधकार से रोशनी की तरफ ले चलो, ये बृहद्रण्यका उपनिषद से लिया गया है। हमारे नेशनल एम्बलम पर लिखा हुआ है सत्यमेवा जयते, ये मुंडलका उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है सच की ही जीत होती है। नेक्स्ट इज निष्काम कर्म, यानी बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा से अपना काम करना। यह कंसेप्ट ईशोपनिषद में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बात करते हैं दशरजना वॉर की, जिसे बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है। ये बैटल ऋग्वेदा के 7th मंडला में मेंशन किया गया है। ये युद्ध किंग सुदास और दूसरे 10 राजाओं के बीच में हुआ था। किंग सुदास भारत ट्राइब के रूलर थे। इस बैटल में किंग सुदास ही जीते थे। ये युद्ध रावी रिवर के किनारे हुआ था। ऋग्वेदा में रावी रिवर को पारुष्णी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं साप्ता सिंधु की। साप्ता का मतलब होता है 7 और सिंधु का मतलब होता है रिवर्स। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस इसी साप्ती सिंधु के रीजन में रहते थे।
सप्ता सिंधु की 7 रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। एग्ज़ाम में एशियंट और मॉडर्न नेम भी पूछे जाते हैं रिवर्स के, जैसे वितासा को आज झेलम कहते हैं, आसिकनी को चेनाब, विपासा को ब्यास, पारुशनी को रावी और शतुद्री को सतलुज। इसी तरह आप सभी सारी रिवर्स के मॉडर्न और एशियन नेम याद रखना, कोई भी आ सकता है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं 6 वेदास की। वेदास को वेदास के ब्रांचेस या हेल्पर सब्जेक्ट कहा जा सकता है। इनकी हेल्प से वेदास को सही तरीके से पढ़ना, समझना और प्रिजर्व करना पॉसिबल हुआ। 6 वेदास का सबसे पहला मेंशन मुंडका उपनिषद में मिलता है। फर्स्ट इज शिक्षा। ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। इसमें सिखाया जाता है कि वैदिक मंत्रों को सही आवाज़ और सही उच्चारण के साथ कैसे बोला जाए। नंबर 2 व्याकरण। ये ग्रामर से रिलेटेड है। इसकी हेल्प से संस्कृत लैंग्वेज को सही तरीके से समझा और लिखा जा सकता है। नंबर 3 इज छंदस। ये मंत्रों की रिदम और मीटर के बारे में बताता है, मतलब मंत्र किस पैटर्न या तालमेल बोला जा। निरुक्ता। ये डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड के मीनिंग और उनके एक्सप्लेनेशन बताता है। इससे वेदास को समझना और आसान हो जाता है। नंबर 5 कल्पा। ये रिचुअल्स और याजनास से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि रिलीजियस सेरेमनीज और याजनास को सही तरीके से कैसे परफॉर्म किया जाए। नंबर 6 ज्योतिषा। ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसकी हेल्प से याजना और रिलीजियस सेरेमनीज के लिए सही समय और डेट डिसाइड की जाती है। एक लाइन में याद रखिए, शिक्षा प्रोनाउंसिएशन सिखाती है, व्याकरण ग्रामर, छंदस रिदम, निरुक्ता वर्ड्स का मीनिंग, कल्पा रिचुअल्स और ज्योतिषा टाइम और प्लैनेट्स के बारे में बताता है। अब हम वैदिक एज की कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। इनमें सांबा, सामिति और विधाता काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले बात करते हैं सांबा की। सांबा एक छोटी असेंबली थी जिसमें एक्सपीरियंस्ड और बड़े बुजुर्ग लोग होते थे। ये लोग इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन करते थे और किंग को एडवाइस देते थे। अब बात करते हैं सामिति की। सामिति एक बड़ी असेंबली थी जिसमें आम लोग भी शामिल होते थे। इसका काम एडमिनिस्ट्रेशन में किंग की हेल्प करना था। अथर्वा वेदा में सांबा और समिति को प्रजापति की 2 डॉटर्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं विधाता की। विधाता वैदिक एज की सबसे पुरानी असेंबली मानी जाती है। इसके काम रिलीजियस, सोशल और मिलिट्री एक्टिविटी से रिलेटेड थे। अब देखते हैं अश्रमा सिस्टम। ये लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुआ था। इस सिस्टम में इंसान की लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रमा। यह स्टूडेंट लाइफ होती थी जहाँ गुरु के अंडर पढ़ाई और डिसिप्लिन पर ध्यान दिया जाता था। दूसरा है गृहस्थ्य आश्रम। इस स्टेज में मैरिज, फैमिली लाइफ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया जाता था। यह सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तीसरा है वानप्रस्थ। इस स्टेज में इंसान धीरे धीरे फैमिली और वर्ल्डली लाइफ से दूर होकर मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ता था। चौथा और लास्ट है संन्यासा। इस स्टेज में इंसान दुनिया के मोह माया को छोड़कर पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी और मोक्षा पर फोकस करता था। ये कुछ 1 लाइनर है, ये आप एक बार सभी रिवाइज कर लेना। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर वैदिक एज कंप्लीट होता है और आपको इस चैप्टर के MCQ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद आंसर्स। सो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं और आप लोग ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।